नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आज मुद्दे के साथ मैं हूं दीपक शर्मा और आज का मुद्दा है जनगणना। जी हां, सरकार ने घोषणा कर दी है, जनगणना को लेकर तैयारी की जा रही है, उसके लिए बजटीय आवंटन कर दिया गया है। लेकिन झारखंड में जनगणना को लेकर थोड़ी सी सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। आखिर क्यों और क्या कहना है सियासी दलों का, हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल ठाकुर जी, जनगणना होने वाली है, इसको लेकर कुछ विशेष व्यवस्था की डिमांड हो रही है, जानना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, जनगणना 2011 से नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर जो चीज़ हम लोग ने डिमांड किया, जो सरकार के खिलाफ हम लोग ने बात किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जो सरकार ये बोलती थी कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे, आज कम से कम उस पर आकर तैयार हो गई है। और 2026 जनगणना का तारीख भी तय हो गया है कि होगा। तो मुझे लगता है कि जो जनगणना होगा उसमें भी एसआईआर की तरह लोगों को फंसाया न जाए, लोगों को बांधा न जाए। मुझे लगता है कि उस पर खुले दिल से, खुले मन से सरकार को सोचना चाहिए। और दस्तावेज की जब बात आ जाएगी तो वो सारे दस्तावेज को शामिल करना चाहिए जिससे अपनी उपस्थिति लोग जनगणना में दर्ज करा सके। क्योंकि ये जो जनगणना है, इसे देश में कितने भागीदारी किसकी कितनी है, उसकी हिस्सेदारी का भी बात है। तो हम लोग तो हमेशा से इस बात का मांग किए हैं। सरकार ही पीछे चल रही थी, जो ड्यू डेट था मेरा, उससे सरकार 4 साल बाद करा रही है। लेकिन चलिए, देर आए पर दुरुस्त आए, अच्छी बात है। देश में ये जरूर पता होना चाहिए कि किसकी कितनी भागीदारी है, उसको कितनी हिस्सेदारी देना है। उससे कम से कम ये तो होगा कि जितने विभाग हैं, जितने नौकरी के अवसर हैं, उसमें किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, वो सारा चीज़ डाटा मिल जाएगा। तो ये तो खुशी की बात है। अब तो जब बजट का भी आवंटन हो गया है तो निश्चित अब तो कम से कम यू टर्न ये सरकार लेगी नहीं। बिल्कुल, थोड़ा समय और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्या कॉलम होंगे, किस तरह की प्रक्रिया होगी, कौन कहाँ है, घर के बाहर है, घर से दूर है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, ये सब स्पष्ट होगा। लेकिन दीनदयाल जी, सबसे बड़ी बात तो यही है और तल्ख बात यही है कि देर आए दुरुस्त आए। जनगणना कराने को आप तैयार ही नहीं हो रहे थे। जब विपक्षी खेमे ने दबाव बनाया कि सिर्फ जनगणना नहीं, जातीय गणना होनी चाहिए, तब जाकर दबाव में आप तैयार हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का कि जातीय जनगणना अब जरूरी हो गया है। जातीयता, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जब यह ऐसा महसूस किया गया कि अब चाहे जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुले दिल से इसे स्वीकार करते हुए 2026-27 में यह जनगणना करने का निश्चय किया है। और आप देख रहे होंगे कि बजट भी 5 गुना बढ़ाई गई है 2011 से, ताकि डेटा पूरा सुरक्षित हो, पूरी तरह 100%, 100% डिजिटल होगी। और मैं कांग्रेस को आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जनगणना जो है पूरी तरह देश का एक खाका तैयार करेगा, ताकि आने वाले समय में जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर स्कीम बनाई जाए, ताकि वैसे सभी लोगों को लाभान्वित हो। और यह जो जनगणना है,
यह लिंग और के आधार पे तो है ही है, साथ में आर्थिक आधार पर भी है, बिजली, शौचालय वगैरह के आधार पर भी है, होने जा रही है। और 30 लाख कर्मी इसमें डायरेक्ट रूप से कार्य करेंगे। और जब ये सारा कार्य ऑनलाइन होगा, ये सबसे पहले बात है, ऑनलाइन होगा और अपलोड करके उसी डेटा को अपलोड करके रियल टाइम में अपलोड होगा, ताकि कोई ना डुप्लीकेशन हो और ना ही डेटा में हेराफेरी हो। और पूरी तरह यह डेटा सुरक्षित भी रहेगी, व्यक्तिगत रूप से भी और बाकी तरीके से भी सुरक्षित रहेगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था करने में थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन मैं आपको देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी जनगणना होगी जो लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। और हमारे जो विपक्षी नेता हैं उन्हें भी पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह डेटा खुद में भी, अगर आप पोर्टल चलाना जानते हैं, शहरी क्षेत्र में हैं, तो आप खुद भी इसको फिलिंग कर सकते हैं, खुद भी भर के डालने का प्रावधान दिया गया है, ताकि अगर ऐसे लोग हैं जो खुद डाल सकते हैं तो डालें। बाकी 30 लाख कर्मचारी लगकर उनका डेटा को अपलोड करेंगे, पूरा सर्वर में रियल टाइम अपलोड होगा। मुझे लग रहा है इससे बेहतर और कोई जनगणना हो नहीं सकती है, जैसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने व्यवस्था की है। चलिए, ये तो हम आपने जो पूरी बात बताई है वो पब्लिक डोमेन में है, सभी समझना चाह रहे थे कि किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्योंकि डिजिटल व्यवस्था के तहत ये जनगणना कराने की तैयारी चल रही है, तो इसलिए हमने आपकी पूरी बात सुनी, आपको पूरा समय भी दिया। लेकिन कमल ठाकुर जी की एक शंका है कि आप कागजों के मांग करके अपने मतलब के हिसाब से ही लोगों को इस जनगणना रजिस्टर में शामिल करेंगे, क्या उससे छूट देंगे आप, या किसी को अपने हिसाब से बाहर कर देंगे, अपने हिसाब से जनगणना रजिस्टर में शामिल करेंगे? इस तरह का शंका है, इसका क्या समाधान करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की शंका को तो दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता है, परंतु मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के 142 करोड़ जनता को संतुष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की जनगणना से पूरा 142 करोड़ जो लगभग है, हो सकता है जब डेटा आएगा तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो जो 142 करोड़ जनता है वो पूरी तरह संतुष्ट होगी। कांग्रेस की मानसिकता है, अगर वो संतुष्ट होना चाहेगी तो जरूर होगी, और नहीं होना चाहेगी तो वो लाल को भी पीला कह दे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, हम जान लेते हैं कमल जी, कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि आप बिना तर्क के, बिना तथ्य के सिर्फ बात करते हैं और सिर्फ आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश जो है ना 2014 में आज़ाद हुआ, उस समय 2014 में हिमालय पर्वत बना, 2014 में समुद्र बना, 2014 में आसमान बना। अरे इस देश में जनसंख्या का गणना होते आया है, ये कोई नई बात आप करने नहीं जा रहे हैं जी। हम लोग केवल ये बात जानना चाहते हैं हमेशा विपक्षी दल के नाते कि आप इसको SIR मत बनाइएगा, क्योंकि आपकी मंशा जो है इसमें से लोगों को हटाने और काटने, जोड़ने का तो आप काम करते नहीं है, ना इस देश के जनता को जोड़ पाए और ना ही SIR में नए लड़के जो 18 साल से ऊपर हुए उसको जोड़ पाए। आप केवल डिलीशन का बात जानते हैं। तो मुझे शंका इस बात की है कि कहीं आप डिलीशन के रास्ते पर न चले जाएं। मैं तो अपनी बात को रख रहा हूं कि शंका आप दूर नहीं कर सकते हैं। अरे शंका जब है तब ना आप सवाल उठता है। सीधा सा सवाल है कि जनगणना अगर करना है तो जो लोग नियुक्ति में आएंगे वो ऐसे लोग होना चाहिए जो घर घर जाके कम से कम लोगों की जनसंख्या को माप सके जी। आप कहीं ऑफिस में बैठा देंगे और उसके बाद जनसंख्या का गणना कराने लगेंगे। दूसरी बात यह है
कि हो सकता है कि निर्वाचन आयोग टाइप से आप ये भी बात बोल देंगे कि बताइए किसी का निजता का हनन होगा, किसी का फोटो दिखा देंगे, तो आप पर शंका है तब बात हो रही है ना। शंका तो आप पर इसलिए भी था कि जो केस बंद हो चुका था ईडी, सीबीआई और ईडी के द्वारा, वो केस 2015 में फिर नेशनल हेराल्ड ला दी है, तो शंका तो बनता है पर सब चीज पर। चलिए, ये खैर हमारे मुद्दे से मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी आरोप लगाने की नियत से आपने आरोप लगा ही दिया। नहीं है, बात समझिए, पूरी बात को समझिए जी। नहीं, पूरी बात समझिए जी। आप जब बाइस्ड होकर ये बात कहेंगे कि आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा, कांग्रेस को कोई संतुष्ट नहीं कर, अरे कांग्रेस तो संतुष्ट रहा, 56 साल इस देश पर सत्ता में रहा, जनता संतुष्ट रही तब न रहे। जनता को संतुष्ट कीजिए, कांग्रेस को संतुष्ट नहीं करना है। जनता जिस सवाल को लेकर कमल जी, आपके तर्क के हिसाब से आपने जनता को संतुष्ट किया तो 56 साल तक आप सत्ता में रहे, और ये सत्ता में है जनता के संतुष्ट किए बिना, है ना। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये तो सवाल इनके सत्ता में होने का कारण भी बताइए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट नहीं करना है, आपको जनता को संतुष्ट करना है। जनता को मक्कड़ जाल में उलझाना नहीं है, जनता को रास्ता एक दिखाना है जिससे अपना जनगणना में वो अपना नाम को दर्ज करा सके। मैं तो एक बात और कहूंगा कि जो कॉलम बन रहा है उसमें सरना धर्म का भी एक कॉलम बना के रख देना चाहिए। कम से कम सरना धर्म भी तो अपना नाम धर्म के बारे में कुछ लिख सके। तो आप जो बात कर रहे हैं, हमको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है दीपक जी। मैं जनता का प्रतिनिधित्व तो करता हूं, मैं जनता का बात करता हूं। आप कांग्रेस को संतुष्ट कीजिए ना कीजिए, जनता को कीजिए। आप तो इस जनगणना के खिलाफ थे, आप जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। आपके एक एक नेता का बयान आप देख लीजिए, जो ये कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यू टर्न मार के आए मेरे पीछ पर केले, आप जनगणना का तैयार हो गए। आपने बता दिया कि कोविड के टाइम था इसलिए जनगणना नहीं हो। कोविड के टाइम पर सरकार गिरा सकते हैं आप, कोविड के टाइम पर आप चुनाव करा सकते हैं, जनगणना नहीं करा सकते हैं। ये कौन सा तर्क है भाई? नहीं, बिल्कुल जनगणना आप एक साल लेट करते, एक चीज मुझे याद आ रही है कमल जी, कोविड एक शायद आप इस पर थोड़ी स्पष्टता से जानकारी दे पाए। चुनाव के समय संभवतः राहुल गांधी ने कहा था कि हम चुनाव परिणाम के बाद, सत्ता में आने के बाद झारखंड में जातीय गणना कराएंगे, जिस तरह से बिहार में कराने का श्रेय वो लेते रहते थे, तो वो तो देखने को नहीं मिला। अब केंद्र जब करवा रही है तो उसमें इफ बट किंतु परंतु हो रहा है। नहीं, इफ बट किंतु परंतु नहीं है दीपक जी। जब सरकार नहीं करा रही थी तो हम करा रहे थे जातीय जनगणना। अगर देश की सरकार तैयार है और वो खुले मन से तैयार है, वो बाइस्ड होकर नहीं कराना चाहती है, तो उसका स्वागत है। लेकिन आप उलझाते हैं, आप सारे देश की जनता को पेपर ढूंढने में उलझा दिए। अब सारे लोग 2003 का पेपर खोज रहे हैं और एसआईआर में नाम चढ़वाएंगे। आप वही कहीं एक प्रक्रिया मत डाल दे, उसमें कुछ क्लॉज डाल दे तो शंका बनती है। लेकिन ये शंका अगर आई है, वाजिब भी है, और हम पर तो दीनदयाल जी से समझ लेते हैं कि दीनदयाल जी, वैसे तो तब तक कुछ स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता जब तक गजट नोटिफिकेशन ना आ जाए कि क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि जिस तरह से बीजेपी आदिवासियों और मूलवासियों की हितैषी होने का दावा करती रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए क्या कुछ नहीं करने का दावा करते हैं, तो उस समाज की ये छोटी छोटी मांगों को भी जनगणना के दौरान ध्यान में रखा जाएगा? निश्चित तौर पे दीपक जी, मैं आपको और जनता को और 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जिस तरह से भी जरूरत पड़ेगी उस तरह से कार्य करेगी जनता के लिए। आदिवासियों की बात ये क्या करेगी कांग्रेस के लोग, जब हमने राष्ट्रपति ही आदिवासी को बनाने का काम किया है। तो ये कहना बहुत आसान है कि जनता को संतुष्ट कीजिए। एसआईआर, अरे एसआईआर एक ऐसा कार्य है जो चुनाव आयोग का कार्य है, और चुनाव आयोग हर वक्त यह काम जरूर करेगी कि जो लोग को मृत्यु हो गई उसका नाम डिलीशन करना है, जो पलायन कर गए उनका नाम हटाना है, और जो 18 वर्ष से ज्यादा हुआ है उसे जोड़ना है। अगर यह कार्य नहीं करना है तो ये कांग्रेस बता दे कि कैसे नहीं करना है। परंतु आप समझिए
कि क्या फर्जी वोटर या डुप्लीकेसी वोटर से कांग्रेस जीतना चाहती है। अगर हमने एसआईआर किया, और आप देखिए बिहार का, दीनदयाल जी हम एसआईआर पे न जाएं तो बेहतर है। बिहार का हम इसलिए भी सशंकित है ना, और कमल जी भी विशेष रूप से इसलिए शंका व्यक्त कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके मूल संगठन यानी कि आरएसएस की बात करें तो वहां से दत्तात्रेय होसबोले जी अभी सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू एक धर्म है, सनातन एक धर्म है, बाकी सब पंथ है। तो इस वजह से शंका करना बनता है कि किसे शामिल किया जाएगा कॉलम में, किसे कॉलम से बाहर रखा जाएगा। नहीं, देखिए क्या है, आरएसएस एक संस्था है और उसकी अपना आइडियोलॉजी है। नहीं, भारतीय जनता आरएसएस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है ये तो हमने अभी अभी संस्था है। संसद में सुना ना, अमित शाह को कहते हुए कि इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस से है, मैं इस देश का गृह मंत्री आरएसएस से हूं, तो ये स्वाभाविक है कि वो मानसिकता यहाँ भी होगी ना। नहीं, जब हमने, अच्छा एक चीज बताइए, अब अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, तो दूसरों को भी जगह देंगे ना, निकल के आए हैं तो बोलेंगे। लेकिन वह एक संस्था है जो एक अपना संस्था है और उसकी अलग आइडियोलॉजी है। परंतु मैं बार बार कहूंगा कि अभी जनगणना जो होने जा रही है ये पूरी तरह पारदर्शी रहेगी, जिनका भी डेटा है सुरक्षित रहेगा, अपलोड रियल टाइम में होगा, और यह पूरी तरह 100% डिजिटल होगा। घुसपैठिया बोल के किसी को भगाया नहीं जाएगा, समझना चाहिए, मानना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता जनार्दन होती है और जनार्दन भगवान स्वरूप है, भगवान का ही नाम जनार्दन है। उनके साथ छल कपट कांग्रेस सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच। नहीं, आपका तो चुनावी मुद्दा है ना दीनदयाल जी, झारखंड में भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, झारखंड के साथ बिहार में भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, और पूरे देश में इसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। ये घुसपैठियों के लिए आश्रय स्थल नहीं है, हमारा देश किसी को शरण देने के लिए नहीं है। तो आप किसको बाहर निकाल दीजिएगा, किसको रखिएगा, इसको लेकर तो थोड़ी चिंता हो जाती है ना लोगों को। नहीं, तो मैं आपके माध्यम से मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या जितने भी बाहर से लोग आए हैं और जितने रोहिंग्या आए हैं सबको क्या हम लोग आई कार्ड दे दें, चुनावी का दे दें? अरे कहीं ना कहीं तो क्लॉज लगाना पड़ेगा। वो किसका हक मार रही है? अगर आज साहेबगंज में या पाकुड़ में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है वो किसका हक मार रही है? वो झारखंडी का हक मार रहे हैं ना। चलिए इसका हम जवाब ले लेते हैं कमल जी से। कमल जी अब जवाब दीजिए, क्या सिर्फ इस बात को लेकर हम अपने स्थानीय लोगों की हकमारी करने वाले बाहरी लोगों को जगह दे दें क्योंकि हम उनके हितैषी हैं, वो हमारा वोट बैंक है, जिस तरह के आरोप दीनदयाल जी लगा रहे हैं? कुछ तो क्लॉज रखना होगा ना कि कौन अपना है कौन पराया। अरे यही मैं बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी तरह से बताता हूं। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। 2004 से लेके 2014 तक 90,000 घुसपैठियों को हम बाहर किए हैं मनमोहन सरकार में। 2014 से लेके आज तक 5,000 से कम घुसपैठियों को बाहर किया गया है, जिसमें 2017 में मात्र 51 आदमी को। यह घुसपैठियों को बाहर करने वाली सरकार है। मैं पूछता हूं कि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो कितने घुसपैठिए बाहर हुए? नाम बता दीजिए आप। नहीं। झारखंड में घुसपैठिया अगर घुस रहे हैं, सत्ता किसकी है? गृह मंत्री कौन है? इसका मतलब तो दीनदयाल जी अपने गृह मंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं कि उनसे कोई काम नहीं हो रहा है। घुसपैठिए आते कहां से हैं जी? वो तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर रहता है, वहां रखवाली करता है, वहां से घुसपैठिया घुसते होंगे। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तब तो इस तरह के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं फिर कर रहा हूं कि देश में अगर घुसपैठिया है तो देश की जनता पर वो भार है, बाहर होना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन आप घुसपैठिया के नाम पर अगर भोली भाली जनता को परेशान करने के लिए बने हैं, आप समझिए कि जहां आप एसआईआर करते हैं, शहर के लोग तो अपना कागज पत्र दिखा देते हैं जी, लेकिन आप एकदम देहात में जब जाइएगा, झारखंड के ही गांव-गांव में जाइएगा, बहुत ऐसा लोग मिलेगा, ना उसके पास माँ बाप का सर्टिफिकेट होगा, ना उसके पास जमीन होगा, ना उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। उसके पास क्या है? एक राशन कार्ड है। उसके पास क्या है? आधार कार्ड है।
सब जगह आधार कार्ड आप शामिल करते हैं और जब SIR होगा तो आधार कार्ड के विरोधी हो जाइएगा, क्योंकि उससे घुसपैठिया घुस गया आपसे। नहीं, अरे आप जो है जिन सुदूर ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं ना कमल जी, उन सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोग इधर से उधर बहुत कम होते हैं, तो अगर वो 20 साल पहले वहां रह रहे थे तो वो कम से कम वोटर लिस्ट में तो जरूर रहे होंगे, और अगर वो उस समय वोटर लिस्ट में नहीं शामिल किए गए तो ये NDA सरकार की गलती नहीं है, ये UPA सरकार की गलती थी। तो अगर उन्हें आप शामिल नहीं कर पाए और अब उनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है उस सुदूर ग्रामीण इलाके में जहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाती जंगली जानवरों के डर से, वहां अगर कोई बाहर से आकर 10 घर बनाकर बस गया है तो वो पूछेंगे तो ना कि आप कहां से आए हैं, कौन है, यहीं के हैं या कहीं बाहर से आए हैं। नहीं, आप समझिए, इंटेंसिव रिवीजन कब हुआ था? लास्ट रिवीजन कब हुआ था? 2003 का लिस्ट मांगा जा रहा है। सुन लीजिए, 2003 में हुआ था। देश में सरकार किसकी थी? 2003 में सरकार किसकी थी? नहीं, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि आपका वो, किया हुआ है। वो नहीं कह रहे हैं, हम जनगणना की बात कर रहे हैं ना। SIR में सरकार का क्या काम है? SIR तो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है। अब बताइए, सरकार का काम नहीं है तो किसका काम है? सरकार ने तो कब्जा कर रखा है सारे संस्थानों पर। ये अलग बात हो गई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस कब्जे वाली बात को लेकर आप अपने धरातल को तलाशते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जनगणना होनी है तो हर व्यक्ति को यह जागरूक किया जाएगा कि वो जनगणना रजिस्टर में कम से कम अपना नाम दर्ज करा ले। पूरी व्यवस्था डिजिटल होने वाली है तो कहीं दोहराव होने की संभावना नहीं है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अब आसान होगा कि एक व्यक्ति एक ही जगह पर इस जनगणना रजिस्टर में दर्ज हो और सही जानकारी के साथ दर्ज हो, सही प्रक्रिया के तहत दर्ज हो, और वो प्रक्रिया सही हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। हम भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी और कमल जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो अगली बार एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।